चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है। छोटा चैप्टर है हाँ, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, 2 क्लास लग जाएगी। ठीक है, तो प्लीज 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 बोलिए मत प्लीज। ठीक है, जो यहां पर पहला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भैया होता क्या है भैया? तो इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन 2 और मोर मास। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन 2 और मोर मास। 2 मास के बीच में या 2 से अधिक मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहलाता है भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द force of attraction in between 2 or more mass। ठीक है भैया, अब आते भैया 2 मास के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स क्या लगता है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है भैया, और ये हमेशा कैसा होता है? एट्रैक्टिव नेचर का। कैसा होता है? ये ध्यान रखना, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है भैया, अब इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए न्यूटन ने लॉ दिया। इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए न्यूटन ने लॉ दिया जिसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन gives a law called law of gravitation। क्या कहते हैं भैया? इस कह रहा भैया इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको हम क्या कहते हैं भैया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं भैया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझ गया? ध्यान दियो। अकॉर्डिंग दिस लॉ the force in between two mass is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of the distance between center of two mass देखिए भैया क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए भैया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है? एक सेकंड भैया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है अकॉर्डिंग दिस लॉ द फोर्स इन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कह रहा है 2 मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इस बात के डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कितना ज्यादा है। ठीक है भैया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है भैया उनके बीच में जो दूरी होती है उसका स्क्वायर क्या होता है? इनवर्सली होता है। देखिए समझिए इसको, ये मास m1 है और ये मास क्या है भैया? m2 है। इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है भैया? r है। ठीक है भैया, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। किस फोर्स से? एट्रैक्टिव फोर्स से। किससे खींचते हैं? एट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं। तो कह रहा है वो फोर्स जो भी होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों के मास का प्रोडक्ट कितना ज्यादा है। अगर ये दोनों मास का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है भैया, और इनके सेंटर के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होते हैं। क्या होता है भैया? इनके सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होते। तो दोनों कंबाइन करोगे तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों कंबाइन कीजिए तो क्या होगा? F इज डायरेक्टली इक्वल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। F इज इक्वल टू में यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम बाद में g से लिखते हैं।
m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर जो k है उसको g से लिखते हैं और इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू एक ही होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ये हो गया F इज इक्वल्स टू में जो फॉर्मूला बन गया G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है भैया, और समझ गया? ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है भैया, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है। उनके सेंटर के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, कहता है भैया एक मास 2 किलो है, क्या है? 4 किलो है। इसको किस प्रकार से दो हिस्से में तोड़े कि इनके बीच में प्रोडक्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है भैया, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? 2 kg प्लस 2 kg, 1 kg प्लस 3 kg, 0.5 kg प्लस 3.5 kg। बहुत सारी वे है तोड़ने की, लेकिन प्रोडक्ट जहां पर मैक्सिमम आएगा वहीं पर फोर्स क्या है? सबके बीच में दूरी क्या है भैया? यहाँ पर भी दूरी आर है इनके बीच में, यहाँ पर भी दूरी आर है, या यहाँ पर भी दूरी क्या है? आर ही है इनके बीच में। लेकिन दूरी सब में सेम है, लेकिन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? तो पहले केस में यहाँ पर 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 3 आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है भैया? 4 से कम आ रहा है। 3.5 गुण में 0.5 क्या होता है? 4 से कम होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों मास का प्रोडक्ट करोगे 2 गुणे में 2 तो क्या होगा? 4। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F2, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F3। तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा होगा? F1। फिर कौन होगा भैया? F3। फिर कौन होगा भैया? F2। सबसे कम फोर्स कौन होगा? F2, क्योंकि सबसे कम प्रोडक्ट मास का वहीं पर है। समझ गए भैया? फिक्स डिस्टेंस पर अगर किसी चार्ज के टुकड़े करके आप रखो तो वहां पर सब में सेम डिस्टेंस पर रखो, तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा? जब प्रोडक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो ये हो गया। फोटो ले भाई, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर नीचे कर लिएगा थोड़ा, सर नीचे कर लिएगा थोड़ा। आई इसके सर आया नहीं है? सर तो नहीं है इसका? अब देखिए भैया, रहने दे, बस हो गया, बिटोरो भैया। ये हो गया भैया दो मास के बीच में डिस्टेंस वो निकालने का फॉर्मूला, मतलब कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी है भैया। कई सारी प्रॉपर्टी होती है। जल्दी बैठ जा, यहाँ पे टाइम सेट मत करा, जल्दी आ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, उसमें से 5-6 प्रॉपर्टी जो पूछी जाती है वो बता रहा हूं। पहला भैया एट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा क्या होता है भैया? ये फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होगा। दूसरा है सेंट्रल फोर्स, क्या होता है भैया? मतलब समझे, ये एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर पे ही लगता है। मतलब कि ये फोर्स अगर यहां से निकलेगा तो इसके सेंटर पे जाएगा, ये फोर्स इसके सेंटर पे जाएगा, इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है भैया। तीसरा फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लो, फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या हुआ कि F इज इनवर्सिबल टू क्या भैया? R स्क्वायर होता है। इसे कहते हैं जो भी फोर्स R स्क्वायर के इनवर्सली होता है उसे हम कहते हैं भैया ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला है फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए दो मास है, ये इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर क्या होगा? 5 न्यूटन ही लगाएगा, -5 न्यूटन। दोनों फोर्स बराबर तो होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे, इसलिए क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है भैया। फिर आता है अगला टॉपिक, इसमें वेक्टर फॉर्म। क्या आता है भैया? वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो भैया देखिए आपको पता कोई भी वेक्टर हो,
किसी वेक्टर के पास मान लीजिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, मानना क्या है ही फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। देखो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, रेडियस की डायरेक्शन में ही होती है। या तो फोर्स ऐसे जाएगा या फोर्स ऐसे आएगा, मतलब ये आर है ना, ये आर है, तो या तो इसी के डायरेक्शन में इधर जाएगा या इसके डायरेक्शन में इधर आएगा। तो इसलिए फोर्स वेक्टर में हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसकी ली है, रेडियस की, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है भैया, यहां पर बताता हूं, फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ आर, आर की डायरेक्शन के ही, आर की डायरेक्शन में हो गया तो इधर जाएगा या इधर आएगा, समझ गया। तो फोर्स वेक्टर ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। मान लीजिए दो मास है, एक मास m1 है, दूसरा मास क्या है भैया m2 है, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है, r है, तो इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, और डायरेक्शन क्या है भैया, रेडियस की डायरेक्शन है। तो भैया एफ वेक्टर इक्वल्स टू में जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन में आर का पता ना भैया, आर कैप है, कैप मतलब डायरेक्शन, तो भैया आपको पता है आर वेक्टर है तो उसके पास दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ, तो क्या होगा भैया, तो आर कैप की वैल्यू लिख दी, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, तो एफ वेक्टर क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, अरे सॉरी आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे ऊपर क्या होगा, आर वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म होगी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। सबसे इजीएस्ट वे में कराया, सबसे एफिशिएंट वे है, मतलब ये मार्क्स इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अगर आ गया तो, वैसे आने की संभावना कम है, इसकी संभावना करीबन नहीं तो 70% के आसपास है इसकी संभावना। ठीक है भैया, ठीक है भैया, हाँ 2 मार्क्स का है। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये वेक्टर फॉर्म है। उसके बाद आता है भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या कहता है भैया, मान लीजिए एक मास है, उसके आसपास 10-15 मास है, एक मास है उसके आसपास 10-15 मास है, 10-15 मास उस मास को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो कह रहा है उस मास पे जो कुल फोर्स होगा वो सब फोर्सेस के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। वैसे भी आपको पता है अगर 4-5 चीजें लग रही है, अगर आपको उनका रिजल्ट निकालना तो क्या करोगे, सबका सम करोगे, लेकिन यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम क्या करेंगे, सम नहीं वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, और वेक्टर सम करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्सेस के बीच के एंगल को भी देखना है, फोर्सेस की डायरेक्शन को भी देखनी है। स्केलर होता तो नॉर्मली ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कोई एंगल पेंगल देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक थैले में 50 बोल है, सबका मास अलग अलग है, मैं बोलूंगा इस थैले में कुल कितना मास है, तो आप क्या करोगे, सारे मास को जोड़ दोगे, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी, आपको पोजीशन डायरेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप बात करते हो भैया फोर्स की, फोर्स बहुत सारे हैं और अगर आपको जोड़ना है तो उस कंडीशन में आप फोर्स की डायरेक्शन और उसकी पोजीशन को भी देखोगे। ठीक भैया, तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन को देखना पड़ता है, पोजीशन को देखना पड़ता है, तो आपको याद है वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो भैया मान लीजिए, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टोटल फोर्स एट एनी मास, एनी मास कह रहा कुल फोर्स किसी मास के ऊपर इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट दैट मास। कह रहा भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पोजीशन क्या कहता है भैया, कि अगर आप किसी मास पे कुल फोर्स निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर होगा भैया, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स उस मास के ऊपर लग रहे हैं उन सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। चलो भैया फोटो लीजिए, इसको आगे करा रहा हूं अगले पेज पे, कौन ले रहा है, लिली शेयर कर दियो, लेकिन हाथी वरना आगे पीछे शेयर कर देते तुम। रहने तू रहने ले रहे, ओए ले रहा, अब तो मत लियो फोटो, इसके में कोई सर्वर, हाँ शेयर करो वहीं पे टेलीग्राम पे है, तो टेलीग्राम है ना, तू कहता वीडियो देखता हूँ, वहां दिखता है तू वीडियो, बिठो रहा हूँ। ठीक है भैया, अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, एक मास m0 है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अगला पार्ट है। ठीक है भैया, एक मास m0 है, इसके ऊपर आपको कुल फोर्स निकालना है। इसके पास में एक मास m1 रखा हुआ, दूसरा मास m2 रखा हुआ, तीसरा मास mn रखा हुआ है। तो ये वाला मास इसको इधर खींच रहा होगा, ये वाला मास इसको इधर खींच रहा होगा, और ये वाला मास इसको, ये भी सबको खींच रहा है, लेकिन हमें इस पे कुल फोर्स निकालना, तो इसको खींचने वाले फोर्स की बात करूंगा। ठीक है भैया,
तो ये वाला मास इसको जिस फोर्स से खींच रहा होगा उसे पढ़ेंगे F1 फोर्स, फोर्स ड्यू टू M1। ये वाला मास इसको इधर खींच रहा होगा तो फोर्स ड्यू टू M2, और ये वाला फोर्स फोर्स ड्यू टू फोर्स वेक्टर है, क्या है, तो वेक्टर लगा दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस मास और इसके मास के बीच में दूरी क्या है, R1 वेक्टर, क्या है, इस मास और इस मास के बीच में दूरी क्या है, R2 वेक्टर, और इस मास और इस Rn वेक्टर, ठीक है। तो टोटल फोर्स मैंने मान लिया, लेट टोटल फोर्स एट m नॉट इज इक्वल्स टू में F वेक्टर है, क्या है भैया, मैंने बोला कि जो m नॉट पर कुल फोर्स लग रहा है वो क्या है, F वेक्टर, तो वो F वेक्टर क्या होगा, F1 फोर्स, F2 फोर्स, Fn फोर्स के सम के बराबर होगा। ये तो होगा सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर, बोल रहा हूँ वेक्टर समझाते ना भैया, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। F1 की वैल्यू बताइए क्या होगा, F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो ये क्या होगा, G M1 M नॉट R1 वेक्टर अपॉन में R1 क्यूब, देखो वेक्टर फॉर्म लिखाई थी ना पीछे, तो इनके इस वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, G M1 पहला मास, दूसरा मास M नॉट, और ऊपर क्या लगाया था, R वेक्टर लगाया था, तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, R1 वेक्टर, तो R1 नीचे क्या होगा, R क्यूब लगाया था तो R1 क्यूब होगा। अच्छा इसकी वैल्यू बता, तू बता, G M2 M नॉट R2 वेक्टर अपॉन में R2 क्यूब, तेज तो है पढ़ने में, दिखाना नहीं जान ले, इसको बता दे, दोबारा बता तू, चल इस वाले एफ में G MN M नॉट RN क्यूब, ठीक भैया। अब देखिए इसको फाइनली हम लिखेंगे, खैर ये तो आने बहुत कम आता है, 10 से 15% आता है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, G M नॉट कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, M1 R1 वेक्टर R1 क्यूब, M2 R2 वेक्टर R2 क्यूब, MN, ये हो गया भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है भैया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा भैया कैलकुलेट टोटल फोर्स, कैलकुलेट टोटल फोर्स एट ए पर निकालना है। पहला क्वेश्चन जो दे रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक मास 4 किलो है, ये मास 2 किलो है, और ये मास क्या है 6 किलो है। ये ए पॉइंट है, आपको इसके बीच में दूरी क्या 2 मीटर है, इसके बीच में दूरी क्या 2 मीटर है। आपको ए पे कुल फोर्स निकालना है, ए पे कुल फोर्स निकालना है। ये क्या है भैया आपका बी है, और ये क्या है सी। तो आपको पता है बी वाला मास जो होगा ए वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ए बी, और ऐसे ही सी वाला मास भी क्या करेगा, ए को खींच रहा होगा, तो फोर्स ड्यू टू सी। आप देख रहे हो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ए पर लगने वाला कुल फोर्स क्या होगा, ए पर लगने वाला कुल फोर्स क्या होगा, ज्यादा कौन सा फोर्स है इन दोनों का, देखिए दूरी दोनों में सेम है, प्रोडक्ट कहां पे ज्यादा आ रहा है, 2 गुणे में 4 क्या हो रहा है 8, और 2 गुणे में 6 क्या हो रहा है 12, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो एफसी वाला ज्यादा होगा, क्योंकि सेम दूरी पर ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा नहीं हो सकता था, तब उसके बीच में सेपरेशन क्या करना पड़ता, कम करना पड़ता, ठीक है। तो एफसी माइनस एफ ए एफ बी, तो एफसी की वैल्यू आपको पता ही है, जी सी किसके बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये क्या हुआ जी हो गया 4। देखिए इन दोनों के बीच का फोर्स है ना, तो पहला मास का होगा 2, दूसरा मास का होगा 6, तो क्या होगा प्रोडक्ट 12, m1 इंटू में m2 होता है, और दूरी क्या है 2 मीटर का स्क्वायर, फिर माइनस एफ बी इन दोनों के बीच का फोर्स है, जी की वैल्यू क्या होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है भैया, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा भैया 8 आएगा, और दूरी क्या भैया 2 यानी 4, ये सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। हाँ भैया यहां पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऊपर वेक्टर भी होता है, बाकी हम सॉल्व करते हो पुराना फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसमें f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है, ठीक है। बाकी ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है हमें, ठीक है, वो ऐसा होता है, ठीक है भैया। बाकी आपको न्यूमेरिकल उसी फॉर्मूले से करना है, तो इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। फोटो ले भाई जल्दी ले, मुझे दियो सेंड करते हो, ठीक है मैं सेंड करूंगा। कलर मार रहा है क्या, नहीं सही आ रही है, इसकी फोटो तो अच्छी आ रही है, रहने मत ले
फोर्स एट ए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भैया। अरविंदर बेटा चुप नहीं रह सकता तू, ठीक है भैया। कैलकुलेट टोटल फोर्स एट ए ही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल है, ध्यान दीजिए बेटा। मास m है, यहां पर भी मास m है, यहां पर भी मास m है। दूरी क्या है? l l l, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बीच में ये क्या है? 60 डिग्री। ये भी क्या है? 60 डिग्री। ये भी क्या है? इक्विलेटरल, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है भैया। तो अभी ए पे आपको फोर्स निकालना है। कहां निकालना है? ये बी पॉइंट है और ये क्या है? अरे भाई यार, ओए भाई प्लीज रिक्वेस्ट मत बोले बीच में, ठीक है। तो आपको ए पे कुल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? तो आपको पता है बी वाला मास ए को नीचे खींचेगा और सी वाला मास भी ए को नीचे खींचेगा। तो फोर्स ड्यू टू बी और फोर्स ड्यू टू सी, ये होगा। अच्छा, आपको पता है ये मास सेम है, दूरी क्या सेम है। ये मास भी वही है, दूरी भी क्या सेम है। तो फोर्स सी, फोर्स ड्यू टू बी और फोर्स ड्यू टू सी, क्या दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, सेम आ रही है। अच्छा, वैल्यू क्या होगी? तो जी पहला मास क्या है? m, दूसरा मास क्या है? m, तो m स्क्वायर और दूरी क्या है भैया? ठीक है भैया। तो दोनों फोर्स की वैल्यू इतनी है, लेकिन दोनों अलग अलग एंगल पे लग रहे हैं। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 60 डिग्री है। तो आप क्या कर रहे हो? फोर्स एट कहां निकालना है? लेट टोटल फोर्स एट ए क्या भी है? एफ है। क्या है? एफ आर है। क्या है? ए पर कुल फोर्स कितना लग रहा है? एफ आर लग रहा है। तो एफ आर किसके बराबर आएगा? रिजल्ट ऑफ एफ बी और एफ सी। तो एफ बी और एफ सी का रिजल्ट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस थीटा। याद है रिजल्ट का फॉर्मूला? क्योंकि वेक्टर सम कर रहे हैं, वेक्टर सम में आप रिजल्ट लगा के ही सम करोगे। तो भैया एफ बी क्या है भैया? एफ है, एफ स्क्वायर। एफ सी क्या है भैया? वो भी एफ है, एफ स्क्वायर। 2 ये भी एफ, तो फिर क्या होगा? एफ स्क्वायर। और इनके बीच में एंगल क्या है? 60। cos 60 मतलब हाफ होता है, हाफ से तो क्या होगा? कैंसिल। तो क्या होगा? √3 एफ स्क्वायर। क्या होगा? √3 एफ। √3 एफ की वैल्यू क्या है भैया? के, सॉरी के नहीं हुआ, जी एल स्क्वायर। ये क्या हुआ? ए पे लगने वाला कुल फोर्स होगा। यही फोर्स क्या होगा? बी पे भी लगेगा और इतना ही फोर्स क्या होगा? सी पे भी लगेगा। ठीक है भैया, फटाफट लिखिए, फोटो ले। हो गया? ठीक, देखिए भैया अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया। सेम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भैया एक स्क्वायर है, ओए स्क्वायर है, इसकी साइड क्या डी, ठीक है। और इसके इस वर्टिसिस पे m मास रखा हुआ, इस पे m रखा हुआ, इस पे m रखा, इस पे 2m रखा हुआ, ठीक है। तो ये a है, ये b है, ये c है और ये है d। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट टोटल फोर्स एट। अच्छा देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा? ये d है, ये d है, तो ये क्या होगा? √2d। क्या होगा? क्योंकि ये स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू √2d होती है, ठीक है भैया। जो भी साइड होती है उसके √2 टाइम्स होती है। तो देखिए भैया आपको निकालना कैलकुलेट टोटल फोर्स एट b। कैलकुलेट टोटल फोर्स एट बी। बी पे कुल फोर्स निकालना। भैया देखिए हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इतना बड़ा झमेला पड़ रहा है, वरना स्केलर होता तो ये 2 होता, ये 4 होता, ये 6 होता। 2 4 6, 2 4 6, आंसर आता 12 अगर स्केलर होता तो। लेकिन वेक्टर है तो यहाँ पर 2 4 6 12 नहीं होगा, अलग ही आएगा लेवल, ठीक है। देखते चलो भैया, ठीक है भैया। तो आपको पता है ये बी वाले मास को ए वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ए, बोला हाँ। सी वाला मास भी क्या करेगा? बी वाले को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ड्यू टू सी। और बी वाले मास को डी वाला भी खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स ड्यू टू डी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 फोर्स है, 1 2 3। स्केलर होता तीनों को जोड़ देते आंसर आता, लेकिन यहाँ पर वेक्टर है, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे। आपको बता दूं एफ ए और एफ सी दोनों बराबर होंगे। पता क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का पेयर क्या है? 2m m, 2m m, दूरी क्या है? d, दूरी क्या है? d। ये बराबर नहीं होगा। एक m है, ये 2m है, लेकिन दूरी क्या है? अलग है, डिस्टेंस क्या है, इसलिए इस फोर्स की वैल्यू अलग होगी। बाकी एफ
फोर्स ड्यू टू सी और फोर्स ड्यू टू, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वैल्यू क्या होगी, जी पहला मास क्या है m, दूसरा मास क्या है भैया 2m, दूरी क्या है d स्क्वायर, तो ये आएगा g 2m स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर, इसको ले लिए f। इन दोनों के फोर्स, इस वाले फोर्स की वैल्यू, इस वाले फोर्स की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया f, और उस f की वैल्यू निकाल रखी हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा फोर्स ड्यू टू d क्या आएगा, ये अलग आएगा, तो क्या होगा g मास क्या है भैया m है, दूसरा मास क्या है भैया 2m है, और दूरी क्या है भैया, तो ये हो जाएगा भैया g 2m स्क्वायर अपॉन में 2d स्क्वायर, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया, तो जी m स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया, समझ गया। अब हमें कुल फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, तो यहां पे निकाल रहे हैं एफ ए परपेंडिकुलर टू एफ सी, एफ ए वाला फोर्स सी वाले फोर्स के क्या है परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्ट लेट रिजल्ट ऑफ एफ ए एंड एफ सी बी एफ डैश, मैंने कहा इसका और इसका परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है भैया एफ डैश आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, तो आपको पता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्ट होता क्या है एफ ए स्क्वायर एफ सी स्क्वायर, लेकिन आगे वाली टर्म क्या होगी जीरो, क्योंकि cos 90 रखोगे, आगे आएगा 2 एफ ए एफ सी cos 90, cos 90 क्या होता है जीरो, तो वो टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है एफ ए की वैल्यू भी क्या है एफ है, एफ बी की एफ सी की वैल्यू भी क्या है, तो क्या होगा अंडर रूट 2 एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर ये भी एफ स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 एफ, तो क्या होगा अंडर रूट 2 एफ, एफ की वैल्यू क्या है भैया, एफ की वैल्यू क्या है जी 2m स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये इन दोनों का रिजल्ट आ गया, ये रहा एफ डैश, इन दोनों का रिजल्ट एफ डैश ये रहा, और उसकी वैल्यू क्या है ये रही। मुझे पता है इन दोनों को सॉल्व करने पर ये आया, हमारे पास अभी एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, हम देख रहे हैं दोनों फोर्स क्या है सेम डायरेक्शन में है, जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होती है तो चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर हो, उनको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो हेयर एफ डैश पैरेलल टू एफ डी, सो टोटल रिजल्टेंट फोर्स एट बी क्या होगा भैया एफ डैश और एफ डी का सम होगा, एफ डैश की वैल्यू क्या रखी भैया अंडर रूट 2 जी 2m स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और एफ डी की वैल्यू क्या रखी भैया जी एम स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, अब जी एम स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 2 अंडर रूट में 2 प्लस 1, दैट इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है भैया, इस तरीके से करना होता है, ठीक है भैया, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपके में। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फोटो ले, हाँ दोनों एक साथ में डायरेक्शन में, एक लाइन में होना पैरेलल होना बात सेम है, डायरेक्शन सेम होती है ना दोनों की, अब पैरेलल में ऐसे होते हैं वैसे तो, लेकिन हम पैरेलल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होते तो उनको ऐड कर देते हैं, वही रिजल्ट होता है उनका। ठीक है आगे बढ़ू, चलो भैया लिख लिया, ले ली फोटो, कहाँ पे 2 अंडर रूट 2 प्लस 1, अब इसको और इसको जोड़ेगा तो यही आएगा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किया ये आया, अभी ये और ये बचा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा यानी ऐड करूंगा तो ये आएगा। ठीक है समझ गया। अब आ रहा भैया अगला टॉपिक ग्रेविटी, क्या रहा भैया कुछ और नहीं है भैया, ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी क्या भैया इन बिटवीन प्लैनेट एंड ऑब्जेक्ट, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, और ग्रेविटी को कई बार वेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लैनेट, ग्रेविटी, तो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, it is the gravitational force in between object and planet। ये ध्यान रखना ग्रेविटी हमेशा प्लैनेट के लिए यूज की जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन हमें ग्रेविटी नहीं कहेंगे उसको, लेकिन जब प्लैनेट और ऑब्जेक्ट के बीच में होगी तो वो क्या कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा क्या होता है भैया, ग्रेविटी इक्वल्स टू में वेट, क्या होता है भैया वेट के बराबर होता है। ये धरती है, ये m क्या है मास ऑफ प्लैनेट है, इसकी रेडियस क्या है भैया r है। एक काम करो गेट बंद करियो, रिफ्लेक्शन ऑन लगा, धूप होगी मेरे ख्याल से बाहर।
एमसीबी ऑन कर दियो इसकी, एसी की। अब उछल के कर देगा। थोड़ा थोड़ा एक बार अरे पूरा तो थोड़ा खोल दे थोड़ा खोल। अब वापस आओ एसी यार, थोड़ी सफोकेशन हो रही है मुझे भी। ठीक है भैया। एम क्या है? ओए एम क्या है? प्लेनेट का मास है। आर क्या है? रेडियस है। एम प्लेनेट का मास, आर क्या है? और एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके ऊपर, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो एफ इक्वल्स टू में, यानी ग्रेविटी इक्वल्स टू में क्या होगा? जी, पहला मास क्या है? प्लेनेट का मास है, प्लेनेट का मास कैपिटल एम। ठीक है भैया। दूसरा मास क्या है? स्मॉल एम। और दूरी क्या है भैया? रेडियस की। ठीक है भैया। तो ये ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, समझ गया बेटा? अब आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आता है? देखिए कौन है यार, देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन है? एक सेकंड हो गया भाई। देखियो मुंतजा बरदा, देखिए भाई किसकी हटा दियो, हटा दियो। अरे उठा दे यार, साइड में इतनी भारी नहीं होती भाई। क्या गेट बैठियो, बैठ दे गेट। देखिए भैया, ओए अगर भाई प्लीज, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होगी ये? और ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स। और फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन, फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है तो बॉडी क्या करती है? एक्सीलरेट करती है। वैसे ही ग्रेविटी अगर किसी बॉडी पे लगती है तो वो बॉडी भी क्या करेगी? एक्सीलरेट ही करेगी। तो उस बॉडी के जो एक्सीलरेशन होता है उसी को हम कहते हैं भैया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन, ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो भी एक्सीलरेशन आता है, ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो भी एक्सीलरेशन आता है उसी एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है भैया, डेफिनेशन लिखिए। द एक्सीलरेशन produced by planet, the acceleration produced by gravity of planet is known as acceleration due to बकवास मत कर, टाइम नहीं मेरे पास। और मैं गया और मैं मेरे नहीं बुला रहे तो बहुत मारूंगा। बोलेगा उसके आगे। तो भैया ओए, अर्थ की ग्रेविटी की, ओए अर्थ की भाई प्लीज, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक भैया, ये भैया आपकी अर्थ है और ये क्या करेगी? अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी? खींचेगी। अब भाई ये वाली, ये अब ये धरती है, ये धरती है, वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगी? तो जो भी जिस एक्सेलरेशन से खींचती है उसी को क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। किसका मास? जो चीज आ रहा है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट धरती को एक्सेलरेट नहीं करा सकता। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो चीज धरती से बड़ी ना हो, ये धरती से ज्यादा मास वाली ना हो। बाकी धरती से छोटे मोटे मास वाली जो भी है, और गाड़ी होगी, कुछ भी हो गया जो धरती पर है, वो कोई भी चीज धरती को एक्सेलरेट नहीं करा सकती। तो इसलिए जो भी एक्सेलरेशन के लिए जो मास रखोगे आप, वो मास किसका होगा? ऑब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पर मास किसका रखेंगे? स्मॉल एम का। ठीक है भैया, तो फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में बताइए? जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दूरी कितनी भैया? आर स्क्वायर, और मास क्या है भैया? एम। एम से एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। क्या हो गया भैया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया। फॉर अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो 9